A very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. In the last class, we have done liquidity ratios. Liquidity ratios हमने complete कर लिए थे. Today we will start our solvency ratios. Solvency ratios या आप इनको बोल सकते हो long term. क्या बोल सकते हो? Long term solvency ratios. या तो सिंपल बोल लो सॉल्वेंसी रेशियोज या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियोज जो हमने पढ़े थे उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। यानी अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अगर उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करनी है, यानी आपको चेक करना है द एबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और इमीडिएटली, तब आप क्या कैलकुलेट करोगे? करंट रेशो एंड क्विक रेशो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल कमेंट ऑन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करनी है या सॉल्वेंसी पोजीशन, यानी अब हम क्या चेक कर रहे हैं? The ability of a joint stock company to make the payment of its non-current liabilities. To make the payment of its non-current liabilities, so we have to calculate solvency ratios. In that case, हम current ratio या liquid ratio calculate करके comment नहीं करेंगे कंपनी की solvency position के बारे में. हम क्या calculate करेंगे? Solvency ratios. तो solvency ratios में first ratio हम पढ़ेंगे debt equity ratio. Debt equity ratio. Debt equity ratio है क्या? This ratio expresses the relationship between debt and equity of the joint stock company. देखो हम कौन सी हमारी बुक चल रही है? हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पर हम एक जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में पढ़ा था, वो फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अगर उस चैप्टर में कुछ भी वीकनेस होगी तो इस चैप्टर में फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भाई डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट के अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटीज, कौन कौन से डेट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आपने पढ़ा था ना, हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें 4 आपने सब हेड्स पढ़े थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेटा साथ साथ बोलो मेरे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, उसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो आपके शामिल होंगे डेट के अंदर। और इक्विटी, इक्विटी हेयर मींस शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोलो क्लियर? तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी. Debt upon equity. Debt means long term liabilities divided by equity means shareholders funds. Shareholders funds. Shareholders funds बोल लो या फिर नेट असेट्स बोल लो या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स बोल लो, नेट असेट्स बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हैं सर? नेट वर्थ बोल लो। सब एक ही बातें हैं, सब एक ही बातें हैं। बोलो, इसमें कोई डाउट है? No, sir. अब आपके डेट के बारे में मैंने बताया कि डेट हियर मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी हमने कंपनी की जब बैलेंस शीट पढ़ी थी तो उसके इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो आपने नॉन करंट लायबिलिटीज पढ़ी थी,
तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या डेट इंक्लूड्स क्या क्या आएगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, जब वो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आरबीएसई बोर्ड और इवन सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि जो आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो फॉर्मेट तो आपको प्रॉपरली लर्न करना ही है, वो चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो मेरे साथ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिकली नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि फॉर्मेट में वो आइटम्स कहाँ आते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में वो आइटम्स कहाँ आते हैं ये पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो डेट में हम इंक्लूड करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब याद है ना बच्चों, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, ये तो नहीं भूल रहे हो ना आप लोग? यस। और इक्विटी विल इंक्लूड, इक्विटी में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये जो दे रखा है ना बच्चों, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मुझे बताओ ये जो बैलेंस शीट होती है हमारी, बैलेंस शीट में एक नॉर्मल बैलेंस शीट बनाऊं मैं, तो बैलेंस शीट में एक तो होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है असेट साइड, ठीक है ना? तो ये जो इक्विटी का इन्होंने फॉर्मूला दिया, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये कौन सी साइड अप्रोच है? This is called liability side approach, यानी this formula is according to the liability side approach। liability side के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो ये है आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन ना हो और आपको असेट साइड के सारे आइटम गिवन हो, दैट इज नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स वो आपको गिवन हो, और साथ में आपको लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको नॉन करंट लायबिलिटी, आपको क्या गिवन हो, नॉन करंट लायबिलिटी, और आपको करंट लायबिलिटी भी गिवन हो, तो क्या हम शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। ये जो इक्विटी का फॉर्मूला है ये है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी साइड अप्रोच, ध्यान रखना है साइड इस चीज को, ये है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब अगर हमें असेट साइड, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी ड्राफ्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो अगर असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग हम बात करें तो व्हाट विल बी इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी इज इक्वल टू व्हाट, उस केस में लिख लेना आप अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है ना? इस चीज को अपनी बुक्स में लिख लेना जो मैं अब लिखवा रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू द असेट साइड अप्रोच, इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, यानी टोटल असेट्स होगी नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, माइनस फिक्टिटियस असेट्स। 11th क्लास में पढ़े ना फिक्टिटियस या नॉमिनल असेट्स? यस सर। हाँ, अगर बैलेंस शीट में अगर कोई फिक्टिटियस या नॉमिनल नेचर की असेट्स है तो उसको इंक्लूड नहीं करना, यानी टोटल असेट्स में से फिक्टिटियस असेट्स को लेस कर दोगे, उसके बाद लेस करो। असेट साइड तो हमने पूरा कवर कर लिया ना। अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट माइंड में घूमना चाहिए। असेट साइड पूरी क्लियर हो गई हमारी, फिर
Yes, sir. लाइबिलिटी साइड में से अगर मैं लेस करूं नॉन करंट लाइबिलिटीज और लेस कर दूं करंट लाइबिलिटीज, तो बोलो आ जाएगा ना आपका शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ही तो बैलेंस रहेगा। यस और नो? Yes, sir. ये फॉर्मूला Yes, sir. लिख लेना, आपकी बुक में गिवन नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो मुझे बोलो सर ये डाउट है हमें। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो और एक फॉर्मूला और बताता हूं असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंगली। इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज और माइनस फिक्टिटियस असेट्स। बोलो ये भी इज इक्वल टू इक्विटी हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी बच्चों असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग ही है, कोई डाउट मत रखना। मैंने ऊपर वाली जो फॉर्मूला था इक्विटी कैलकुलेट करने का अकॉर्डिंग टू असेट साइड अप्रोच, मैंने किया क्या, मैंने करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की जगह क्या लिख दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया वर्किंग कैपिटल से। बाकी चीजें तो सेम ही है। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज। Yes, sir. तो बस उसको मैंने वर्किंग कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। चेक कर लो आप लोग, बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया ये फॉर्मूला सबने? Yes, sir. Yes, जिसने sir. नहीं लिखा वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब मैंने डेट इक्विटी रेशियो का आपको फॉर्मूला बताया, डेट अपॉन में इक्विटी दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। ये रेशियो, इस रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ दिस रेशियो? 2:1। यानी कहने का मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in a joint stock company or any other business organization, in comparison to debts, equity at least must be half of the debt। यानी अगर 2 रुपीज की डेट्स हैं तो इक्विटी मस्ट बी 1 रुपी। अगर 2 लाख रुपीज की डेट्स हैं यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर 2 लाख रुपीज की हैं तो इक्विटी मस्ट बी एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। तो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इन दैट केस ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर डेट इक्विटी रेशो इससे हायर हो, अगर आपका डेट इक्विटी रेशो इससे हायर हो, 2:1 से हायर हो, तो हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी। अगर 2:1 से हायर डेट इक्विटी रेशियो होगा तो लॉन्ग टर्म लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन होगी। आंसर ऐसा क्यों? व्हाट विल बी द आंसर? ऐसा क्यों सर 2:1 से हायर होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन रिस्की क्यों होगी? इस चीज को आप ऐसे समझो। ये मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आप नॉर्मल बैलेंस शीट हम बनाते हैं, इधर आप दिखाते हो लायबिलिटीज और इधर दिखाते हो आप असेट्स। बताओ एक बिजनेस को अपना एक्टिविटीज को रन करने के लिए पैसा कहां से मिलता है? या तो प्रोप्राइएटर यानी ओनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, यस और नो, कैपिटल, Yes, sir. या फिर
वो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसी या अदर पार्टी से लोन लेते हैं और उनसे अपना बिजनेस रन करते हैं। अब इस कैपिटल और लोन को ही तो यूज करके वो असेट्स का क्रिएशन करते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो तभी तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू असेट्स होती हैं। अब मुझे बताओ, आपने लोन तो ले लिया ज्यादा, अगर मान लो रेशो हो 4:1, यानी 1 रुपी तो प्रोपराइटर ने लगा रखे हैं और 4 रुपीज आपने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं, तो लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 5 रुपीज, असेट साइड का टोटल भी हो गया 5 रुपीज। अब मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा और ऑर्गेनाइजेशन में ईयर ऑन ईयर लॉसेस हो रहे हैं, तो बताओ आपकी असेट्स की वैल्यूज डाउन होंगी या नहीं होंगी? होगी सर। होंगी, असेट्स की वैल्यूज डाउन होंगी। अगर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की नौबत आती है, तो असेट्स की वैल्यूज तो आपकी डाउन हो चुकी, तो क्या वो डाउन ग्रेडेड वैल्यू ऑफ असेट्स इन लोन्स का रीपेमेंट करने के लिए सफिशिएंट होंगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसका मतलब ये है कि भाई प्रोपराइटर तो जानता है कि उसने बिजनेस प्रॉपर्ली रन नहीं किया, तो उसका पैसा तो डूबने वाला है ही है, वो तो डूब गया पैसा, लेकिन लॉन्ग टर्म लेंडर्स का पैसा भी तो डूबेगा। तो अगर डेट इक्विटी रेशो हाई होगा, 2:1 से ज्यादा होगा, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडर्स ये रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन होगी। लेकिन अगर 2:1 से लोअर हो, 1.5:1 हो, 1:1 हो, लॉन्ग टर्म लेंडर्स आर वेरी हैप्पी इन दैट केस। लॉन्ग टर्म लेंडर्स विल बी वेरी हैप्पी इन दैट केस, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई जितना प्रोपराइटर ने पैसा लगा रखा है उतना ही पैसा हमने लगा रखा है। इन केस अगर बिजनेस डूब ही गया, तो जो डाउनग्रेडेड वैल्यू ऑफ असेट्स होंगी उससे हमारा पैसा तो रिकवर हो जाएगा, डूबेगा तो प्रोपराइटर का डूबेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब आओ, अब देखो आप अपनी बुक, यहां पर सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस में देखो, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जनरली डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड सेफ, यानी 2:1 स्टैंडर्ड रेशियो है डेट का, डेट इक्विटी रेशियो का। तो if the debt equity ratio is more than that, it shows a rather risky financial it shows a rather risky financial position of the business, ठीक है ना, from the long term point of view, as it indicates that more and more funds invested in the business are provided by the long term lenders। यानी लोन्स आपने रेज करके अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स परचेज कर रखी हैं, अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल भी आप लोन्स लेके मैनेज कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही रिस्की पोजीशन हो जाएगी लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। भाई लॉन्ग टर्म लेंडर्स ये देखेंगे कि भाई अगर हम 2 रुपए लगा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, तो कम से कम 1 रुपए तो ओनर भी लगाए अपनी जेब से। अदरवाइज अगर बिजनेस में हैवी लॉसेस हो गए तो ओनर का पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। चलो वो तो रेस्पॉन्सिबल है, उसका बिजनेस है, लेकिन हमारा पैसा, भाई जो लोन्स दिए जाते हैं वो भी तो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं। तो मान लो अगर कुछ प्रॉपर्टी इस इक्विटी के थ्रू प्रोपराइटर ने या बिजनेस के ओनर ने बनाई भी हो कुछ असेट्स, और उन असेट्स के अगेंस्ट ये लोन दिए गए हैं, तो अगर असेट्स की वैल्यूज डाउन होती हैं तो लोन्स भी तो रिस्की हो जाएंगे, रीपेमेंट होगा Yes, sir. या नहीं होगा ये अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो as it indicates that more and more funds invested in the business are provided by the long-term lenders. A high debt equity ratio is a danger signal for long-term lenders. ध्यान रखना, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर 2:1 से हायर डेट इक्विटी रेशियो हो तो वो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन होगी या सुपर सेफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। The lower this ratio, the better it is for long-term lenders because they are more secure in that case. Lower than 2:1 debt equity ratio provides sufficient protection to the long-term lenders.
आई होप ये सारी डिटेल क्लियर होगी आप लोगों को। Yes. ठीक है, आओ अब हमारे डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कल की क्लास में जो रिमेनिंग सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो एक बार आप रीड करके आओगे, उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स है ना, जैसे डेट इक्विटी रेशियो की डिटेल्स मैंने पढ़ाई है आज आपको, वो डिटेल्स एक बार आप पढ़ के आओगे रिमेनिंग रेशियोज की। अब पहले हम क्या करेंगे, आज से मैं आपको डेट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कल हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलाज को समझेंगे, उनमें क्या स्टैंडर्ड है, अगर वो हाई होंगे तो सेफ होंगे या लोअर रेशियो होगा तो सेफ होगा, ये सारी चीजें हम पहले समझेंगे। उसके बाद फिर हम एक साथ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के। क्लियर? यस सर। हाँ जी, तो ये देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर आपका है 26। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको शेयर कैपिटल गिवन है 2,50,000, शेयर कैपिटल गिवन है 2,50,000 रुपीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है आपको 1,10,000 रुपीज। हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 1,20,000 रुपीज की, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें गिवन है 50,000 रुपीज की। इसके अलावा हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है, नॉन करंट असेट्स गिवन है, करंट असेट्स गिवन है। तो बोलो कोई मतलब है इस इंफॉर्मेशन का, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स? भाई देखो, अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाते हो, लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाते हो तो आपकी इक्विटी विल बी 3,60,000 रुपीज, यस और नो? और डेट आपके कितने हो जाएंगे, 1,70,000 रुपीज के। बोलो कोई डाउट? नो सर। आपकी इक्विटी कितनी हो गई, 3,60,000 रुपीज, और आपके डेट कितने हो गए, 1,70,000 रुपीज। लेकिन अगर आप चाहो तो असेट साइड अप्रोच से भी यहां पर इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो। असेट साइड अप्रोच आपको लगानी है तो नॉन करंट असेट्स 3,80,000 रुपीज, करंट असेट्स 2,20,000 रुपीज। कोई फिक्टिशियस असेट्स तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। टोटल कितना हो गया, 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज में से आप करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों लेस कर दो। करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी, 70,000 रुपीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज 1,70,000 रुपीज। टोटल 2,40,000 रुपीज। 6 लाख में से 240 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3,60,000 रुपीज। ये देखो, चाहे असेट साइड अप्रोच लगाओ चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाओ, आंसर इक्विटी का तो सेम ही आएगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो अब डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, डेट 1,70,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 3,60,000। इसको कैलकुलेट कर लो, 40 से 40 कट करो। अब 17/36 ये कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी योर डेट इक्विटी रेशियो। बोलो कराऊं पूरा, इसको भी सॉल्व करना हूं क्या? नो सर। कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों कितना आएगा आंसर? 0.47:1। 47 नहीं बोलते, 0.47:1। ध्यान रखना, डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट तक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर थर्ड डिजिट 5 और हायर है तो सेकंड डिजिट 1 डिजिट अबव हो जाएगा, और अगर थर्ड डिजिट लोअर देन 5 है तो सेकंड डिजिट विल रिमेन द सेम। जैसे मान लो हमारा आंसर आया 0.465, तो मैं बोलूंगा इसको करो 0.47। लेकिन अगर ये आता 0.464 तो ये रहता 0.46। तो थर्ड डिजिट तक तो हमेशा आपको सॉल्व करना ही करना है।
बोलो क्वेश्चन में कोई डाउट? बेटा No, sir. जवाब जल्दी दे दिया करो मुझे। No, sir. अब अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये पूछा जाए कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पे कमेंट करो, आंसर था आपका क्या 0.47:1, तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वेरी वेरी साउंड, क्योंकि इस कंपनी के केस में इन कंपैरिजन टू इक्विटी, इक्विटी लगी हुई है 1 रुपीज, तो 1 रुपीज की इक्विटी के अगेंस्ट केवल डेट कितने लिए गए हैं 0.47 यानी 47 पैसा का डेट लिया गया है। तो जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, लॉन्ग टर्म लेंडर्स विल बी वेरी हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ डेट इक्विटी रेशो। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर देखो 27, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, एसपीआर गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस गिवन है, 10% डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो मेरे किसी काम की नहीं है। अच्छा, क्या हमें असेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या हमें असेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? तो इस क्वेश्चन में आपको असेट्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इक्विटी आपको निकालनी पड़ेगी केवल लायबिलिटी साइड अप्रोच से ही आप इक्विटी को निकाल सकते हो। तो इक्विटी हियर विल बी इज इक्वल टू 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व 1,30,000 रुपीज प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 रुपीज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 70,000 रुपीज। बोलो इसके अलावा और कुछ आएगा? आंसर इज नो। ये आपका क्या है? ये है आपका शेयर कैपिटल और ये क्या है आपका? ये है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो गए आपके 130 प्लस 40 170, 170 प्लस 70 240. 2,40,000। टोटल कितना हो गया 6,40,000। ये तो आ गया आपकी इक्विटी। अब अगर डेट की बात करें, अगर डेट की बात करें तो 10% डिवेंचर्स 4,50,000 रुपीज प्लस लोन फ्रॉम बैंक। मैंने आपको पहले पढ़ाया था फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि अगर लोन फ्रॉम बैंक लिख रखा है या टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिख रखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, इट मींस दे आर ऑफ नॉन करंट नेचर। तो 3,50,000 आपके लोन फ्रॉम बैंक हो गए। करंट लायबिलिटी हमारे डेट में इंक्लूड होती नहीं है। डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। 4 + 3 7, 8 लाख रुपीज के आपके क्या हो गई डेट। अब डेट इक्विटी रेशो क्या हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000, 40 से 40 गए, आपका रिमेनिंग रह गया 80/64 यानी 10/8। (1.25:1) will be your debt equity ratio। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यह आ गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 27। इलस्ट्रेशन नंबर 28, पेज नंबर है आपका 14.28। यहां पर आपको कंप्यूट करना है डेट इक्विटी रेशो। शेयर कैपिटल गिवन है आपको, एसपीआर गिवन है आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है आपको, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 8%, 9% बॉन्ड्स आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है। बताओ भाई, डेट इज इक्वल टू लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डेट्स में आएंगे 20 लाख रुपीस के, यस और नो? Yes, sir.
9% बॉन्ड्स भी आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बॉन्ड्स भी आते थे, 25 लाख रुपीस के ये भी आएंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आता ही है। इसके अलावा बोलो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएंगे? नो सर। नो। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएंगी? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि ये आती थी आपके करंट लायबिलिटीज के मेन हेड के अंदर, ठीक है ना। ट्रेड पेबल्स आएंगे? No. नो सर। टोटल लगा लो 25 प्लस 20 45 प्लस 3 48 लाख रुपीस के हो गए आपके डेट्स। अब बात करो इक्विटी की। क्या आपको असेट्स की डिटेल दे रखी है? नो सर। नो। तो केवल लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या लोगे? शेयर कैपिटल लोगे? यस Yes, सर। sir. अब बोलो और क्या लूं? शेयर कैपिटल के अलावा और क्या लूं? सॉल्यूशन नहीं लिखेगा कोई। शेयर कैपिटल के अलावा और क्या लूं? एसपीआर ले लूं? Yes, sir. चलो एसपीआर ले लेते हैं। 2 लाख रुपीस का एसपीआर ले लिया। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस ले लूं? Yes, sir. चलो जी, रिजर्व एंड सरप्लस भी ले लिया। और बोलो और क्या लूं? और बोलो और क्या लूं? और कुछ भी लेना है? नहीं. नहीं। टोटल लगा दूं? अरे जवाब दो, टोटल लगा दूं? सर रिजर्व्स के अंदर ही तो आता है ना सर सिक्योरिटी पे। अब समझो ट्रिकीनेस, समझो अब क्वेश्चन की कि एसपीआर जो तुमने मेरे से इंक्लूड करवा लिया, एसपीआर तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही तो आता है। मैंने इसीलिए Yes, sir. उस चैप्टर में आप लोगों से मेहनत करवाई थी ज्यादा कि बेटा जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसको भी आपको थोड़ा बहुत तो लर्न करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आप पढ़ते थे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, अदर रिजर्व, फिर सरप्लस दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी सारी चीजें पढ़ते थे। मुझे बताओ एसपीआर तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, तो मुझे Yes, sir. बताओ इस एसपीआर को फिर आप क्यों मेरे साथ इंक्लूड करवा रहे हो? बोलो बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। तो हमारा एसपीआर अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूडेड है। ये 2 लाख रुपीस का जो एसपीआर क्वेश्चन में गिवन है, ये इस 10 लाख रुपीस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको फिर अगेन वापस क्यों ऐड कर रहे हो? यानी आपकी इक्विटी हो जाएगी 40 लाख रुपीस की। अब डेट है आपके 48 लाख रुपीस के, इक्विटी है आपकी 40 लाख रुपीस की। डेट अपॉन इक्विटी विल बी योर डेट इक्विटी रेशो, यानी हो गया 1.2:1। बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखो आप, इलिस्ट्रेशन नंबर 29। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दे रखी है टोटल असेट्स 8,10,000 रुपीस की, आपको दे रखी है टोटल असेट्स। ये है आपकी टोटल असेट्स। आपको दे रखी है टोटल डेट। टोटल डेट आपको गिवन है 2,60,000 रुपीस की, और आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है कितनी? 40,000 रुपीस की। बेटा टोटल डेट में तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों आ गई, यस और नो? टोटल डेट में Yes. करंट और नॉन करंट दोनों आ गए ना। तो भाई हमें अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज निकालनी है हमें अगर नॉन करंट सॉरी अगर हमें नॉन करंट लायबिलिटीज निकालनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज निकालनी है, तो टोटल डेट में से 260 में से लेस करोगे 40,000, यानी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी बची? 2,20,000। नॉन करंट लायबिलिटी बोल दो या इसको डेट बोल दो, एक ही तो बात है।
यस और नो? Yes, sir. अब बात करते हैं इक्विटी की। अब क्या यहाँ पर लायबिलिटी साइड अप्रोच से इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो? No, sir. नो सर, गिवन ही नहीं है ना, तो हमें कोई शेयर कैपिटल गिवन है, ना कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, ना शेयर होल्डर्स फंड्स के नाम से कोई आइटम गिवन है क्वेश्चन में, तो असेट साइड अप्रोच लगेगी। हमें टोटल असेट्स गिवन है 8,10,000। टोटल असेट्स में से अगर मैं टोटल डेट निकाल दूं यानी 260, टोटल डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये लेस कर दूं तो बोलो इक्विटी आ जाएगी? Yes. ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मत कर देना टोटल डेट भी लेस कर दिया, करंट लायबिलिटी भी लेस कर दी। टोटल डेट है ये, टोटल डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी एज वेल एज करंट लायबिलिटी बोथ आर इंक्लूडेड इन 2,60,000। तो 8,10,000 माइनस 260 कितना रिमेनिंग रह जाएगा बच्चों? 550। 5,50,000। डेट इक्विटी रेशो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 कितना हो जाएगा? 2/5 यानी ये हो गया 0.4:1। दैट इज योर डेट इक्विटी रेशो। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes. अब आपके 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए, 30 एंड 31। इनको लेके जाओ होमवर्क में। जैसे आपने करंट रेशो और क्विक रेशो कैलकुलेट किए थे, यस और नो? Yes. Yes, sir. जल्दी जवाब दो मुझे। किए थे, वहां पर लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वेदर द करंट रेशो विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। तो वैसे ही ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, इनको आप करोगे, जिस पॉइंट में डाउट हो वो मेरे से पूछना। अब ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शंस गिवन है क्वेश्चन में 30 एंड 31 में, आप ये चेक करोगे कि डेट या इक्विटी के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर इंपैक्ट किसी पे भी नहीं पड़ रहा, ना डेट पे पड़ रहा है ना इक्विटी पे पड़ रहा है, तो रेशियो विल नॉट ऑल्टर। और अगर मान लो डेट उस ट्रांजैक्शन के थ्रू इंक्रीज हो जाती है, अगर डेट इंक्रीज हो गई, इक्विटी रिमेन द सेम, तो रेशियो विल इंप्रूव। अगर डेट रिड्यूस हो गई, इक्विटी विल रिमेन द सेम, तो रेशियो विल रिड्यूस लाइक दैट। सर अगर दोनों ही इंप्रूव या दोनों ही रिड्यूस होते हैं, तो मान लो आपको दे रखा है डेट इक्विटी रेशियो 2:1, तो मान के चलो डेट आपकी है 2 लाख रुपीज और इक्विटी है आपकी 1 लाख रुपीज। उसके बाद एग्जाम्पल में जो भी अमाउंट दे रखा है, ट्रांजेक्शन में जो भी अमाउंट दे रखा है, अगर अमाउंट नहीं दे रखा तो अमाउंट आप अज्यूम कर लो। जैसे मान लो हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रीपेमेंट किया, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रीपेमेंट किया तो डेट आपकी डाउन हो जाएंगी 50,000 रुपीज से, इक्विटी विल रिमेन द सेम। अरे भाई अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रीपेमेंट किया तो इक्विटी पे थोड़ी ना कोई इंपैक्ट पड़ेगा। Yes, sir. तो डेट आपकी हो गई 1,50,000 रुपीज की और इक्विटी है आपकी 1 लाख रुपीज की, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? रेशियो विल रिड्यूस, रेशियो विल रिड्यूस। तो ये 2 क्वेश्चन करके देखो, कोई डाउट्स हो तो कल की क्लास में टेकअप करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके बेटा, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। Nice dress. Bye.